अर्थमेटिक्स का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोपगेशन, जो कि हमारे टर्म टू एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 मार्क्स जो है अपना कंफर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 बाय 1 करके जो है एक एक चैप्टर को, बट इस दो चैप्टर को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल सा समझिए, कोई एक क्या है, कोई एक इक्वेशन ले लीजिए। क्या? कोई एक इक्वेशन हो, कोई एक इक्वेशन हो और उस इक्वेशन में क्या होंगे? उस इक्वेशन में दो चीज होंगी। एक तो होगा वेरिएबल, एक क्या होगा? एक तो होगा वेरिएबल और दूसरा होगा कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो ए टू जेड कोई भी क्या हो सकता है, ए टू जेड कोई भी लेटर हो सकता है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। और यहाँ कांस्टेंट में क्या आएगा? कांस्टेंट में 0 to 9, 0 to 9 यानी ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें क्या हो? वेरिएबल। अभी क्वेश्चन जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म का ही होता है। आप समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई एक इक्वेशन हो, क्या हो? कोई एक इक्वेशन हो और उस इक्वेशन में जो क्या हो, जो वेरिएबल हो, जो वेरिएबल हो अगर वो स्क्वायर्ड फॉर्म में पा गई है। किस फॉर्म में? स्क्वायर्ड फॉर्म में है, स्क्वायर्ड है, यहाँ पे आर है। अगर क्या है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका इक्वेशन जो है उस इक्वेशन का जो वेरिएबल है, क्या है? कोई एक इक्वेशन समझिए, कोई एक इक्वेशन जिसका वेरिएबल जो है स्क्वायर्ड में है। डेट मीन्स यूँ समझ लेते हैं, मान लिया हमने क्या है, सी 6x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज हमने क्या मान लिया? एक इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ से क्या है, अगर किसी का एक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ क्लियर एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास x है, अब बोला इसी का स्क्वायर्ड, तो चाहे हम इसका स्क्वायर कर दें चाहे इसका स्क्वायर, अगर इस फॉर्म का है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जाहिर सी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल क्या हो, स्क्वायर्ड फॉर्म में हो, या फिर सिंपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। किसी भी वेरिएबल का अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, डेट मीन्स वो क्या है, वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब ये जो होता है इसे हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में शो करते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या समझते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इसका मतलब हो गया क्वाड्रेटिक, इसका मतलब हो गया इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया, इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग, हमारे पास जो एक्स टर्म है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एक्स को वेरिएबल बोलते हैं और ए कामा बी कामा सी जो है कांस्टेंट है। बट यहाँ पर एक एक स्पेशल क्या है, एक स्पेशल हमको एक चीज़ दिया गया है कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको जो है बहुत ही नोट कीजिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0। डेट मीन्स अगर मान लेते हैं अगर ये 0 हो जाता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 0 एक्स स्क्वायर करोगे 0 आएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास आएगा क्या? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए या फिर कोई एक वेरिएबल हो उसका स्क्वायर्ड हो, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो सिंपल सा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जिसमें क्या है, ए बी सी क्या है? वेरिएबल्स हैं। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है और एक्स क्या है? वेरिएबल है। अब यहाँ समझिए कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ए 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड नहीं 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सी की वैल्यू जो है 0 to 9 कुछ भी हो सकती है।
तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग समझते हैं, जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, सपोज कीजिए हमने क्या माना, हमने कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया। तो चलिए मान लिया हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। हमने क्या माना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सा। अच्छा, किस किस कंडीशन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा, ठीक, कब नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, जब वेरिएबल क्या है, जो वेरिएबल हैं अगर वो रूट में होंगी, रूट में होने का मतलब क्या हो गया, उनका जो पावर है अपॉन में, मतलब अगर उनका जो पावर है होल नंबर में नहीं है, तो मतलब वो क्या होगा, वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक। और दूसरी बात, वेरिएबल की पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव हो गया मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और दूसरी बात, वेरिएबल का जो पावर है, क्या है, वेरिएबल का जो पावर है वो जो है हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है तो ठीक, होल नंबर अगर नहीं है तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिंपल सा इसे ध्यान दीजिएगा, क्या कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब उसके वेरिएबल रूट में होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। क्या है, अगर उसके वेरिएबल रूट में होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वेरिएबल अगर नेगेटिव है तब भी नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर है तब होगा, अगर होल नंबर में नहीं मतलब अपॉन में, फ्रैक्शन में है, तो दैट मीन्स वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या माना, हमने माना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है, क्या है, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला तरीका हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहला हमको जो पढ़ना है वाई फैक्टराइजेशन, क्या पढ़ना है, वाई फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर दूसरा हमको पढ़ना है वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है, वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर तीसरा इसी में हमको पढ़ना है, तीसरा जो पढ़ना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बट अभी जो हमारे टर्म 2 एग्जाम में है उसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है फिनिश हो चुका है, वो कट चुका है, तो इसे हम लोग अभी बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग जो है केवल टर्म 2 को फोकस करते हुए जो उस पर ध्यान दे रहे हैं, तभी इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। हमको सबसे पहला क्या पढ़ना है, बाई फैक्टराइजेशन, फिर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग समझाते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाई फैक्टराइजेशन क्या है, बाई फैक्टराइजेशन सबसे सिंपल सा ही बचपन से पढ़ते आए होंगे आप लोग। जैसे कोई ये क्या है, गिवन इक्वेशन है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हम लोग मिडल टर्म का मतलब जो एक्स वाला टर्म होता है। अच्छा, टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब जैसे ये प्लस है तो प्लस जो होता है, प्लस के पहले एक टर्म, ये प्लस के बाद एक टर्म, फिर माइनस, जैसे प्लस मल्टीप्लाई इंटू, इसके पहले इसके बाद जो भी आते हुए टर्म हो जाता है ना, तो ये क्या हो गया, माइनस ये टर्म, ये भी टर्म, इसमें जो है 3 टर्म है। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका जो है एक्स की पावर कितना है, वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर 2, दैट मीन्स ये क्या है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमको जो है बाई फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो सबसे सिंपल सा क्या है, हम पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म एज इट वैसे जो है उतार देंगे, वैसे लिख देंगे। फिर हमारा जो बता मिडल टर्म है, मिडल टर्म कैसे क्या करेंगे, इसको हमको तोड़ना। देखिए जो 10 है, सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, क्या 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। तो हमने कर दिया, 10 का इंटू किया, 10 का इंटू कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। अब कितना आ गया 10। अब 10 को ऐसा तोड़ो, क्या करना हमको, 10 को हमको ऐसा तोड़ना है, ठीक है, कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ माइनस का साइन देते हैं, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जानते हैं 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये 5 और 2, अगर हम क्या करते हैं प्लस 5x में से 2x घटा देते हैं, ठीक। क्या करते हैं, अगर 5x में से 2x हम माइनस कर देते हैं तो 3x आ जाएगा, और यहाँ 5 2 या 10 भी हो जाएगा। बस हमको सिंपल सही करना है, 10 का जो है इस 10 को उठा के इसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ इंटू कर देंगे, सबसे पहला क्लियर। फिर हमको जो है 10 को ऐसा फैक्टराइज फॉर्म में तोड़ना है कि माइनस करने पे प्लस 3 आना चाहिए और इंटू करने पे 10 आना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया 10 का। तो अगर हम 5x में से 2x माइनस कर देंगे 3x आ जाएगा,
प्लस का 3x आएगा और 5 2 10 हो जाएगा, मतलब दोनों काम हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। चलिए बन गया पेयर, यहाँ x यहाँ x दोनों में हमने क्या लिया, x कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5, यहाँ -2 हमने कॉमन लिया तो x + 5 हो गया। अब यहाँ पर दोनों में हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, x + 5 हमको दोनों में कॉमन है, तो x + 5 इधर बचा x - 2, तो ये इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है। अब हमको यहाँ पे एक वैल्यू आ गई x = -5, x = 2, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो ही वैल्यू आएंगी, दो ही रूट आएंगी, बिकॉज इसकी जो है क्या है, इसका जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो यानी हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 है। तो यहाँ से एक x = -5, x = 2, ये क्या रहा, ये तो एक सिंपल सा बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बहुत सिंपल सा है, चलिए देखते हैं उसको हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग कैसे इसको मतलब हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन हो तो उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है दैट मीन्स हमको फार्मूला पहले पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्या है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है, इसी का यूज करके, ये क्या है, एक सिंपल सा फार्मूला, इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c है, क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, ax² + bx + c। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से हमको दिया गया है v माइनस में, यानी कि v की वैल्यू कुछ भी हो तुमको आगे माइनस तो लगाना ही है, अगर माइनस में है तो फिर भी माइनस में लगा के लिखना, ठीक है। तो अब यहाँ प्लस माइनस फिर रूट में लगा के b², यहाँ पे जो तुमको वैल्यू दी रहेगी उसी का स्क्वायर करके -4 क्या है। अभी एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लेते हैं 6² और क्या ले लेते हैं -x - 2 = 0, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल को सॉल्व कीजिए, सिंपल सा है। क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, इसको जो है हमको इस फॉर्मेट का करना, मतलब इससे करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे सिंपल सा है -b, तो पहले हम माइनस ही लिखेंगे। अब b, ये तो ये स्क्वायर ये हो गया, bx ये हो गया, c ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, x तो यहाँ कॉमन है, b की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। तो यहाँ हमने क्या, अब यहाँ -1 है तो हमने यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या है, b² का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1² आ गया, -4 इंटू a का मतलब क्या है 6, c का मतलब क्या है -2, तो ये हो गया। अब डिवाइड बाई 2 इंटू a का मतलब क्या है 6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। अब रूट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 50 बार करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 100 बार करोगे, 1000 बार करोगे, 10,000 बार करोगे, फिर भी मिलने कितने वाला है 1। तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस, अब 6 4 24, 24 2 हो गया 48, बट यहाँ पे माइनस, तो माइनस का आ गया 48, ठीक है, माइनस का 48 डिवाइड बाई 6 2 कितना हो गया 12, ये हमारे पास मिल गया। चलो और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मिला 1 प्लस माइनस रूट में, अच्छा यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 48 1 कितना हो गया 49, रूट 49 किसकी वैल्यू है, रूट 49 किसकी वैल्यू है, तो रूट 49 बराबर क्या होता है 7, तो 1 + -7/12, इसकी दो वैल्यू आ जाएगी। एक बार हमको क्या लेना है, एक बार √7 प्लस में लेना है, एक बार √7 माइनस में लेना है। चलो एक बार √7 जब प्लस में लेंगे तो 1 + 7 डिवाइड बाई 12, तो 7 1 8 डिवाइड बाई 12, मतलब 4 2 8 4 3 12, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, एक क्या आ जाएगा 2/3। फिर जो दूसरा आएगा 1 - 7/12, तो 1 7 में 7 गया कितना आ गया 6, तो माइनस का 6 डिवाइड बाई 12, 6 1 जा 6 2 जा -1/2, एक वैल्यू आएगी -1/2, दूसरी वैल्यू आएगी 2/3। तो सिंपल सा था। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके भी हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा था। फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारे पास गिवन है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला x = होता है -b प्लस माइनस रूट में v² - 4ac। अब यहाँ पे -b क्या है, -b जो है हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही होता है। अब यहाँ से ax² + bx + c = 0 = 0। अब यहाँ से क्या है x का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या वही होता है v, अब उसमें जो है विद साइन उसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। फिर यहाँ प्लस माइनस रूट में v² मतलब यही v का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में 4 तो कांस्टेंट टर्म है, 4 को ऐसे रहने देंगे, इंटू ए का मतलब जो भी है यहाँ पे जो वैल्यू हमको गिवन रहेगी इंटू ए कर देंगे, फिर इंटू सी विद साइन याद रखिएगा,
यहाँ पे केवल एक चीज़ याद रखिए, विद साइन हम लोग यहाँ पे सब कुछ करेंगे। अब टू ये फिर इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो चुका। अब इसमें पूछता क्या है, कभी कभी हमको अभी यह समझते हैं, पूछता है नेचर ऑफ रूट। हाँ, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट आप लोग कैसे पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ रूट। तो जैसे अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला था, माइनस का भी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई जो है 2a, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनांट से क्या पता चलता है? डिस्क्रिमिनांट से पता चलता है नेचर ऑफ रूट। रूट क्या होता है? नेचर ऑफ रूट। रूट क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, तो वो वैल्यू क्या बोली जाएगी? वही वैल्यू बोली जाएगी रूट। क्या बोली जाएगी? रूट। सेम और सेम कंडीशन क्या होता है? सेम और सेम कंडीशन क्या होता है? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में कोई ऐसी वैल्यू जो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सिंपल सा बोलते थे जीरोज। क्या बोलते थे? जीरोज। बट यहाँ पे उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। तो ये नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, ये जो डिस्क्रिमिनांट है हमको क्या बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या है? क्या उसके इक्वल रूट्स हैं, या उसके अलग अलग रूट हैं, या फिर उसके रूट है ही नहीं, मतलब इमेजिनरी रूट है। चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। क्या होगी? जीरो से बड़ी होगी। तब उसका जो वैल्यू होगा टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी दो जो हैं अलग अलग रूट होंगे। क्या होंगे? दो अलग अलग रूट होंगे। बट अगर वहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेट मीन डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होगी? डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है तो क्या हो गया? टू डिस्टिंक्ट रूट। बट अगर क्या है? जीरो बड़ी है, डेट मीन्स डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है, क्या है? अगर जीरो से छोटी मतलब जीरो अगर बड़ा है, ठीक, तब क्या होगा? तब वहाँ पे जो होगा इमेजिनरी रूट होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स, मतलब नो रियल रूट। नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक, और यहाँ पे टू जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये क्या है? जीरो से बड़ा है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? जीरो से छोटी है। अगर जीरो से छोटी है तब क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होंगे। उसके क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन और है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो के बराबर है, क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल है, डेट मीन्स क्या होगा? उसके पास जो है टू रियल एंड इक्वल रूट्स। हाँ, दो रियल और बराबर वाले रूट होंगे। ठीक, मतलब x बराबर टू क्या होगा? किसी एक इक्वेशन का क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। रूट, अब टू तुमको इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो उसमें अलग बात है। अरे टू और टू दोनों इक्वल ही तो है। तो ये क्या हो गया? इस टाइप का अगर जैसे कोई हमको रूट मिलता है तो वो क्या होगा? दो रियल और इक्वल रूट होगा। दैट मीन्स उसका क्या डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। तो खैर ये तो समझ में आ गया होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो लगभग जो है इस चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट था मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मतलब जो आने के चांसेस रहें उस टाइप के आने के चांसेस रहें, तो आज हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोपगेशन इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? टू वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक। ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। वाटर टैप में जानते हैं टोटी, जिससे आप लोग क्या करते हैं? डेली वॉश करते होंगे, अपना फेस वॉश करते होंगे, कपड़े धुलते होंगे, इसी जो भी करते होंगे आप लोग का मैटर है। खैर देखते हैं, टू वाटर टैप है, क्या है? दो वाटर टैप है। अगर दोनों जो है किसी एक वाटर टैंक को आपस में मिलकर भर रही हैं, फिल कर रही हैं, भरने मतलब फिल कर रही हैं, तो उनमें 9 होल 3/8 आवर लग रहा है। कितना आवर लग रहा है? 9 होल 3/8 आवर लग रहा है, अगर दोनों आपस में फिलअप कर रही हैं तो। अब कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन दी स्मॉलर वंस। यानी कि क्या है, एक जो दो टैप हैं, एक टैप का डायमीटर छोटा है, दूसरे टैप का डायमीटर बड़ा है। ठीक है, अब अगर बड़े वाले टैप भरेगा, यानी अगर बड़ा वाला टैप खुद अकेले भरेगा तो छोटे वाले टैप से 10 घंटे पहले भर लेगा। यानी कि अगर बड़े वाले को भरने में x टाइम लगता है, x आवर लगते हैं, तो छोटे वाले को अगर भरने में x टाइम लगते हैं तो बड़े वाले क्या हो जाएगा? x घंटे कम, 10 घंटे कम लगेगा, तो x माइनस 10 आवर्स क्या हो जाएगा? पहले ही भर लेगा।
बट हमसे क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड द टाइम, यानी हमको टाइम बताना, क्या बताना, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप विल सेपरेटली, यानी हमको उस समय बताना है जिसमें हर एक टैप जो है अलग अलग कितने टाइम में फिलअप कर लेगा, कितने टाइम में उस वाटर टैंक को पूरी तरीके से भर देगा। तो सिंपल सा हमको जो माना है, जो हमसे पूछा उसी को हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि जो स्मॉलर टैंक है, क्या है, जो स्मॉलर टैंक है, स्मॉलर टैप या फिर टैप लीजिए, स्मॉलर जो टैप है वो क्या है, उसका डायमीटर जो भी है छोटा है, जाहिर सी बात है स्मॉलर डायमीटर यानी स्मॉलर टैप वाले का जो अगर खुद फिलअप करेगा तो उसमें हमने क्या माना, एक्स आवर लगेगा, क्या लगेगा, उसको भरने में एक्स आवर लगेंगे। बट अगर लार्जर क्या है, अगर लार्जर टैप है, वही टैप क्या है, लार्जर है, तो उसको एक्स माइनस 10 आवर लगेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब टैप क्या है बड़ा है तो छोटे वाले टैप से कुछ ना कुछ पहले ही क्या कर लेगा, फिलअप कर लेगा। तो यहाँ बोला 10 घंटे पहले, 10 आवर पहले फिलअप कर लेगा। अब यहाँ समझते हैं, अगर दोनों साथ में फिलअप करते हैं, क्या है, अगर टूगेदर यानी साथ में फिल दी टैंक, अगर साथ में टैंक को फिलअप करते हैं तो क्या होता है, इनको जो टाइम लगता है वो लगता है 9 होल 3/8 आवर, क्या लगता है, 9 होल 3/8 आवर लगता है, ठीक है। 9 होल 3/8 आवर का मतलब क्या हो गया, 972 375/8 आवर, ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 75/8 आवर। अब हम लोग क्या है बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर किसी चीज़ का पार्ट निकाला, जैसे हमने कहा एक्स हावर में इतना किया तो 1 हावर में कितना करेगा, इसी का रेसिप्रोकल करते हैं वर्क टाइम, और वर्क टाइम वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने भी ऐसे सॉल्व किया है। तो सिंपल सा इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर टाइप है तो इसको क्या करेंगे, इसी का अगर पूछेगा 1 हावर में कितना कवर होगा तो 1 हावर में 1/x पार्ट कवर होगा। यानी कि अगर बात की जाए स्मॉलर टैंक जो है 1 घंटे में कितना वाटर फिलअप करता है, तो इन 1 हावर क्या है, इन 1 हावर 1 घंटे में क्या होगा, स्मॉलर टैंक नहीं टैप कितना कवर करेगा, 1/x आवर, क्या होगा 1/x आवर। 1 घंटे में जो है स्मॉलर टैप 1/x आवर कवर करेगा। बट अगर हम वही बात कर लें इन 1 हावर, एक ही घंटे में इन 1 हावर लार्जर टैप, किसकी बात करते हैं, लार्जर टैप की। तो जो लार्जर टैप यहाँ हमने क्या है, इसको टोटल टाइम लगेगा x माइनस 10 आवर। तो जब 1 हावर में हमको पता करना, दैट मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/x माइनस 10 आवर हो जाएगा, ठीक है। ये हावर नहीं, इतने पार्ट में करेगा, 1 घंटे में इतने पार्ट करेगा, जो वर्क है उसका इतना पार्ट करेगा, ठीक। अब टाइम तो 1 घंटे में कितना टाइम होगा, तो 1 हावर में क्या होगा, 1 हावर में अगर 7 फिलअप करेगा, 1 हावर में टूगेदर कितना पार्ट होगा, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8/75 8/75 हावर लगेंगे, ठीक है, 1 हावर में। मतलब अगर 1 हावर दोनों आपस में फिलअप कर रहे हैं तो इतने हावर लगेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है नोट कर चुके होंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा है, क्या करेंगे, हमको क्या पता है कि अगर छोटा वाला टैंक जो है 1 घंटे में 1/x, बड़ा वाला टैंक 1 घंटे में 1/x माइनस 10 इतना पार्ट फिलअप करेगा। लेकिन अगर दोनों कोई इतना पार्ट फिलअप कर रहे हैं तो उसमें लगा हुआ समय कितना है, 8/75 ही तो है, ये तो आप लोगों ने किया अभी। क्या है, छोटे वाले टैप को अगर फिलअप करने में x घंटे लगते हैं, 1 घंटे में कितना लगेगा 1/x। बड़े वाले का अगर x माइनस 10 लगते हैं तो 1 घंटे में कितना होगा 1/x माइनस 10। अगर टोटल जो हमारा मतलब है तो x टोटल जो टाइम लग रहा है 75/8 लग रहा है, तो 1 घंटे में 8/75 लगेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से हम लोग को 2 रूट मिलेगा, फिर जो रूट पॉजिटिव होगा वही क्या होगी, x की वैल्यू होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x फिनिश हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 10 प्लस में यहाँ x माइनस 10 फिनिश, यहाँ बचा x इज इक्वल टू 8/75 हो गया। अब x कितना हो गया, x हो गया 2x माइनस 10, इसका हम लोग इंटू कर देते हैं तो हो जाएगा x का इंटू करेंगे x में x स्क्वायर माइनस का माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 8/75, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 75 यहाँ पर है, 75 का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 75 इंटू 10 करेंगे तो 750 हो जाएगा, ठीक क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इसका इंटू इसमें किए, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 8 का x स्क्वायर में करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 8x स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। अब 8 यहाँ 10x है तो यहाँ हो जाएगा 80x, क्या हो जाएगा 80x, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर, यहाँ माइनस 80x पहले से हम इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस 150x, और इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो 80 और 50 हो गया 230x
फिर प्लस में 750। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो क्या कर लीजिए, बाई फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाई मल्टी क्या बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हम लोग को इस बार लगाना है नहीं, तो उसको हम लोग यूज ही नहीं करेंगे इस बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म सी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, यानी 750 इंटू 8। अब 750 इंटू 8, 8 0 गया, 8 5 जा 40, 4 बचा 8 7 जा 56, 4 60, यानी कि 6000 कितना आ गया, 6000 आ गया। अब जाहिर सी बात है 6000 आ गया, तो 6000 को हमको ऐसा तोड़ना है, ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे -230 आए। तो सिंपल सा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, दोनों टर्म तो सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 200 और इंटू 3 करेंगे, क्या है 200 और इंटू अगर हम 200 और इंटू अगर 30 हम लोग कर देते हैं, क्या है 200 और इंटू 30 जब कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 200 है इंटू 30 है, तो 3 2 6 हो गया, 3 0 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 6000 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग और जोड़ेंगे तो -230 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -200x फिर माइनस में 30x को हमने माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, आ जाएगा माइनस का 230x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर बना के कॉमन लेके हो गया खत्म। यहाँ से 8x कॉमन लेंगे तो 8x इधर बाहर निकल गया, इधर बचा x। अब 8 2 जा होता है 16, बचा 4 4 0 8 5 जा 40। फिर यहाँ से हमने -30 कॉमन लिया तो इधर बचा x माइनस। अब 30 से लेंगे तो 32 जा कितना होता है 60, 32 जा 60 हो गया, बचा कितना 15 0, तो 13 5 जा हो गया 150 इज इक्वल टू 0 यहाँ पहले से। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या मिल गया, कॉमन है x माइनस 25 और 8x इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास मिल गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 25 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 30/8। 30/8 जो है ये किसके फॉर्म में आ रहा है, इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, ये तो इतना टाइम का इतना वैल्यू होगा नहीं, तो ये जो एक टाइम हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x, यानी छोटे वाले वाटर टैंक को भरने में x घंटे मतलब 25 आवर्स लगे, और बड़े वाले को इसी में से 10 माइनस कर दो। अरे सिंपली बात है, अगर 25 माइनस 10 इक्वल टू 15, तो यहाँ से x इक्वल टू एक तो आया 25 आवर, फिर दूसरा x इक्वल टू आ गया 10 आवर, क्या आ गया 10 आवर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन तो हो गया। बाकी एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं सिंपल सा, इसके बाद जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करते हैं लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। अच्छा थोड़ा सा ये जान लीजिए, इसको करने के तो बहुत तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा फिजिक्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, थोड़ा हम लोग फिजिक्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा एक कोर्स है कि मैथमेटिक्स इज किंग एंड फिजिक्स इज क्वीन, या फिर फिजिक्स इज किंग एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन। तो चाहे किंग हो या क्वीन, दोनों अलग तो कभी रह नहीं सकते, इसे दोनों को हम लोग इसमें जो है आपस में कंटेक्ट बना के ये लोग का जो है अच्छे से मतलब ये लोग का जो रिलेशन है उसको हम लोग बरकरार रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर जो है ट्रेवल कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड कभी घटती बढ़ती नहीं, उसकी स्पीड सेम रहती है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, पहले क्या था, पहले स्पीड क्या था, पहले स्पीड कांस्टेंट थी, बट अब स्पीड की बात क्या हो रही है, अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देंगे तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तब उसी जर्नी के लिए 1 घंटे कम लगेंगे। सिंपल सी बात है, पहले आप s स्पीड से चल रहे थे, अब s + 5 स्पीड से चल रहे हो, मतलब स्पीड तुमने बढ़ा दिया तो टाइम क्या होगा, जाहिर सी बात टाइम तो कम लगेगा। स्पीड से बाइक चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर चलोगे किसकी चाल केचुए की चाल, तो कुछ जैसे टाइम में रोज डेली पहुंचते हो ऐसे पहुंचोगे, बट अगर खरगोश की चाल उसी वक्त चलने लगोगे तो क्या होगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा, और क्या। तो वही है, अब इसमें बोला क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमको ट्रेन की स्पीड बतानी, क्या बतानी, हमको ट्रेन की स्पीड बतानी। तो सिंपल सा है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो स्पीड को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, डिस्टेंस को हमने d मान लिया। डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस हमको गिवन है 360, टाइम को हमने t मान लिया। तो पहले तो इतनी स्पीड से चल रहा था, पहले x स्पीड से चल रहा था, कोई दिक्कत, पहले x स्पीड से चल रहा था, डिस्टेंस के बाद 360 थे, टाइम क्या था, t था। अब बात क्या कर रहा है, अगर स्पीड को बढ़ा दे, क्या कर दे, अगर वहीं स्पीड को बढ़ा दे x + 5 कर दे, क्या कर दे, स्पीड को 5 गुना कर दे,
5 गुना नहीं मतलब 5 और कर दें। पहले x स्पीड चल रहा था 5 मोर का मतलब 5 और प्लस कर देते हैं। तो टाइम क्या होगा, 1 घंटे कम लग रहे हैं। क्या है, 1 घंटे कम लग रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, t-1 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 50। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और इसी को हम लोग फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाला यानी x इज इक्वल टू 360 अपॉन टी है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से जो है t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पर हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली, t इज इक्वल टू क्या आ गया 360 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ से हम t की वैल्यू इस पे पुट कर देंगे, ये जो t वैल्यू है इसे यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर t है, डेट मीन्स 360 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 360 एक्स प्लस 5 है। ठीक, अब इधर हम लोग क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा, यहाँ से 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स तो रहेगा ही, ये आ गया हमारा। फिर इसको करेंगे 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इसका हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 330 एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो एक्स से करेंगे तो हो जाएगा 360 एक्स होगा। ठीक है, 360 एक्स हो जाएगा। फिर एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो 5 0 हो गया, 5 6 30 हो गया, 3 5 3 15 3 18 हो गया, यानी यहाँ पर इतना आ गया। ठीक, फिर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास मिल गया। इज इक्वल टू तो है ही पहले से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 360 फिनिश, यहाँ पे बचा क्या, इसको इधर भेज देंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5x हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा माइनस का 180। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये मिल गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसको बाई जो है मिडिल स्प्लिट टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई मिडिल स्प्लिट टर्म, या फिर जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करना नहीं है, बाई जो है हम लोग इसको इस बार करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, तो रेज कर दे रहे हैं हम। तो सिंपल सा था, ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ी आएगा। देखिएगा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 180 यही तो है 1800। अब बाई यूजिंग जो है क्वाड्रेटिक है, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ से माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, यही तो है। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस b कितना है, माइनस का b मतलब हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब हो गया 25 माइनस 4 कितना 4 है इंटू ए कितना 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 डबल जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ये कितना है 2 मतलब ए का मतलब 1 ही है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट में, अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग c की वैल्यू लेंगे विथ जो है विथ साइन लेंगे, तो यहाँ माइनस करेगा। फिर 25 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब 18 फोर जा कितना होता है, 18 फोर जा होता है 72, तो हमने लिखा माइनस 72 डबल जीरो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम लोग प्लस यहाँ डिवाइड बाई 2 ये तो पहले से ही है, अब इसको और सॉल्व कर लो। हाँ, माइनस का 5 प्लस माइनस फिर रूट में कितना हो गया 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 7225। ठीक है, अब डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो गया, ए का मतलब 1 ही है। अब इसका जो हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 7225 का इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करके जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे 5 1 5 हो गया, 2 बचा, फिर 2 2 22 हो गया, 5 हो गया 20, फिर 2 बचा, 5 हो गया 20, फिर 5 5 25। ठीक, फिर यहाँ से 5 2 10, 4 बचा, 5 8 40, 5 9 45। फिर यहाँ से ये जो है 17 का होता है, पता ही है आप लोगों को, फिर यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आया कितना 17, क्या है 17 और 5, 17 और 5, तो यानी 17 5 का कितना होता है 85। तो 85 का ये क्या है, 85 का ये जो है 85 का क्या है स्क्वायर है। तो 85 का स्क्वायर एक सिंपल सा तरीका है, क्या है 5 इंटू 5 करेंगे 25, 8 इंटू 9 कर दीजिए 72, बस वही तो लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस का 5 फिर प्लस माइनस 85 अपॉन 2, एक बार 85 को हम लोग प्लस में लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस में लेंगे। तो माइनस का 5 प्लस का 85 हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 80 अपॉन 2, 80 अपॉन 2 आ गया 40, एक तो आ गया 40, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 40,
बट यहाँ पर एक क्या आएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम लोग जो है -85 लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, स्पीड नेवर बिकम्स इन नेगेटिव। हेंस जो है 40 तुम्हारा क्या आ गया, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया हमारा इस ट्रेन की स्पीड हो गई। तो बस ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज आई होप आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के माइंड में नहीं होगा। लगभग ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी मतलब कॉन्सेप्ट था, सब मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है टर्म 2 के लिए, टर्म 2 मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम हमारे, क्या है अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या नाम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सिंपल तो समझिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इज ए लिस्ट ऑफ सम नंबर्स। ये क्या होता है, कुछ नंबर्स का लिस्ट होता है, विच इज ऑब्टेनिंग, जिसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ध्यान सुनिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ सम नंबर, कुछ नंबर्स का लिस्ट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्टेनिंग, यानी ऑब्टेन करते हैं। किस कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाई एडिंग अ फिक्स नंबर, बाई एडिंग अ फिक्स नंबर, यानी किसी एक फिक्स नंबर को उस नंबर में प्लस करके। हाँ, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, क्या है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़ के। नहीं कुछ समझ में आया, फिर से देखिए ध्यान से। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ सम नंबर्स। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ सम नंबर विच इज ऑब्टेनिंग बाय द एडिंग ऑफ फिक्स नंबर इन दैट नंबर। हाँ, उसी लिस्ट ऑफ नंबर में हम लोग ऐड करते हैं। ठीक, बट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़ के। जैसे क्या है, कोई नंबर ले लिया हमने, क्या 2 5 7 2 2 हो गया, नहीं 3 लेते हैं, 3 5 7 9 11 13। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने नंबर ले लिया। अब इसमें जो हमने नंबर लिया, देखिए 3 लिया पहले को छोड़ के, इसमें 5 कैसे हमने 2 प्लस किया, फिर इसमें 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया। ठीक, तो मतलब है क्या, लिस्ट ऑफ सम नंबर तो दिख रहा है, तो लिस्ट ऑफ सम नंबर है। ठीक, ऑब्टेनिंग कैसे मिला, बाई एडिंग अ फिक्स नंबर, यानी कि बाई एडिंग अ फिक्स नंबर का मतलब क्या है, इसमें हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करके। तो हमने फिक्स नंबर क्या ऐड किया, 2, क्या ऐड किया 2। तो उस, लेकिन यहाँ पर एक चीज और बोला गया है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी पहले टर्म को छोड़ के। तो इस होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, एपी, एपी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अपना पोटैटो थोड़ी है, एपी का मतलब अपना पोटैटो नहीं, एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्लियर हो गया होगा। तो एपी का मतलब क्या है, तो एपी का मतलब अपना पोटैटो नहीं, एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो क्लियर हो गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है एपी तो क्लियर हो गया, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 3, 5, 7, 9, 11। ठीक, ये हमारा एपी था, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। ये कुछ नंबर का लिस्ट था, इसमें हमने फिक्स नंबर प्लस किया। अब उस फिक्स नंबर को कैसे निकालेंगे, यानी वो फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या है, फिक्स नंबर। जो हमने फिक्स नंबर ऐड किया उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। उस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, उसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, पहले टर्म को हम लोग ए लिखते हैं। अब बताती है हम डी हम लोग निकालेंगे कैसे, डी निकालने के लिए दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर आ गया डी। अब यहाँ क्या है, दूसरा टर्म मतलब 5, पहला टर्म क्या है 3, इसको हम लोग निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 हमारा क्या आ गया डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, जो फिक्स नंबर होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जो हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव भी हो, बट नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्लियर हो गया होगा, जो फिक्स नंबर है वो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट नंबर को ए से डिनोट करते हैं। डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर सकते हैं, या फिर a4 माइनस a3, या फिर a3 माइनस a2 कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होगा नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, तो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो। बाकी बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये टर्म 2 के लिए, इसको आप लोग देख के जाइए एग्जाम से पहले।
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं क्या है, अब हम लोग का जो है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी एपी का कुछ जनरल फॉर्म है। तो जनरल GENERAL जनरल फॉर्म ऑफ एपी अपना आलू, आलू कहाँ पोटैटो होगा, सॉरी ये यार अपना पोटैटो होगा ही नहीं, ये तो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, कामा ए प्लस 4D, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस वही जो फिक्स नंबर हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहाँ समझिए जो एपी होते हैं, यानी अपना पोटैटो नहीं, एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये दो टाइप्स के होते हैं, दो काइंड्स के होते हैं। एक होता है इनफाइनाइट एपी, एक क्या होता है इनफाइनाइट एपी, फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फाइनाइट एपी। क्या होता है, फाइनाइट एपी। ठीक, एक होता है फाइनाइट एपी, दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। अब समझिए फाइनाइट एपी क्या होता है और दूसरा इनफाइनाइट एपी क्या होता है। तो फाइनाइट एपी में क्या होते हैं, फाइनाइट एपी में जो होते हैं इनफाइनाइट टर्म होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट टर्म होते हैं। जबकि फाइनाइट एपी में क्या होते हैं, फाइनाइट टर्म होते हैं। फाइनाइट टर्म मतलब इसमें टर्म जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, इसमें अनकाउंटेबल मतलब कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। ठीक है, हम किस गली जा रहे हैं हमें पता नहीं। ठीक है, तो वही हाल इसका है। तो इनफाइनाइट टर्म तो हो गया, फाइनाइट टर्म भी हो गया, यहाँ फाइनाइट टर्म हो गया। ठीक, जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिखा है ये हो गया इनफाइनाइट टर्म का, लेकिन अभी हमने एग्जांपल लिखा था 3, 5, 7, 9, 11, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट टर्म हो गया। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। तो ये तो हो गया ना, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग समझते हैं क्या है, अगर हमको दिया हो इतने नंबर पे क्या है, एक एपी दिया गया है, उसका ए दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो इतने नंबर पे ये बताओ क्या कैसे निकालोगे। तो चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे हमको बोलेगा एन टर्म पर, यानी एन का मतलब क्या हो गया है, एन टर्म, यानी कि मान लेते हैं एन मतलब 10th टर्म मान लेते हैं। तो 10वां वाला टर्म जो 10 टर्म है, 10 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सा उसके लिए एक फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला है। क्या है, nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला है ए एन। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन सा टर्म निकालना है, यहाँ 10 निकालना है, तो ए 10 हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 9D आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कोई भी एपी हमको गिवन है, उसकी एक ए वैल्यू पता है और डी पता है, और एन हमको अगर पूछा है तो एन मतलब हमको गिवन ही है, तो वहाँ से हम लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल सकते हैं। ठीक, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक, अब हम मान लेते हैं ऐसा कोई, लेट सपोज एक कोई एपी है, क्या है, हमने क्या मान लिया, कोई एक एपी है, उस एपी में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, उस एपी को हम लोग मान लेते हैं उसमें जो नंबर ऑफ टर्म है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, यम है। उस एपी में नंबर ऑफ टर्म यम है, तो हमको बोलेगा यम टर्म निकालो। तो यम टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो ए एम हो जाएगा प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे एन के जगह पे क्या पुट कर देंगे एम, तो ए एम इजकल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, जाहिर सी बात है लास्ट टर्म क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एकदम अंतिम वाला है। तो इसे हम लोग ए एम को यल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का भी फार्मूला ही है, इन टर्म का भी फार्मूला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमको कोई एक एपी दिया हो, क्या दिया हो, कोई एक, उसमें हमको कोई एक एपी दिया है, अब उसमें हमको क्या बोलेगा, उसमें जो हमको यही बोलेगा कि इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ, या फिर इतने नंबर तक जो है टोटल नंबर ऑफ जितने टर्म है, या फिर इतने नंबर टर्म तक का जो सम कितना होगा। तो सम यानी हमको सम निकालने का, एन नंबर का, अगर एन नंबर का हमको पूछा है तो एन नंबर का सम क्या होगा, जितने नंबर हैं उसी का डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, एन बाई 2, और इसका क्या फार्मूला है 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 2a यस n मतलब सम ऑफ nth टर्म, यानी nth टर्म का जो सम हम लोग निकालने के लिए n बाई 2 क्या हो गया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से 2a का मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2a का मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर am बराबर यल, तो इसके जगह पे यस एन बराबर हम लोग पुट कर देंगे n बाई 2 a प्लस यल। तो कुछ भी आप लगा सकते हो, कुछ भी का मतलब आप अपना नाम यहाँ लिखोगे तो कोई मैटर है नहीं। तो ये चाहे ये फार्मूला यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप अच्छे से कर सकते हो, जो आप याद रख सकते हो, उसको करिए। तो ये भी मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं एपी के हमने क्लियर कर दिए। तो गाइस चलिए हम लोग जो है एपी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए, बेहतरीन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, क्या है,
किसी एक अपना पोटैटो का पहला टर्म क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, यानी किसी एक एपी का जो पहला टर्म है वो क्या है, 5 है। तो यानी a इज इक्वल टू हमको दिया गया है 5। अब बोला है द लास्ट टर्म इज 45, जो लास्ट टर्म है वो क्या है, यानी यल बराबर क्या दिया गया हमको 45, क्या दिया गया 45 हमसे पूछा है। और बोला है एंड द सम इज 400, और लास्ट टर्म तक जो है सम कितना गिवन है, सम मतलब n टर्म के लिए जो सम है वो कितना है, 400 है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी हमको n की वैल्यू निकालनी है। चलो फिर क्या बोला, एंड द कॉमन डिफरेंस, और d की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। क्या सबसे पहले यहाँ पर सम हुआ है, तो हमको थोड़ी पता है कितने टर्म है, यहाँ पर केवल ये पता है लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या, बट हमको ये नहीं पता कितने टर्म है। तो हमने क्या मान लिया, n टर्म है, और n टर्म का अगर सम निकालना है तो n/2 क्या है, n/2 a प्लस यल, यही तो है, a प्लस यल यही तो है। अब यस n हमको गिवन है 400 यहाँ से, तो 400 n हमको पता नहीं, वही तो निकालना है। अब यहाँ पर a कितना है 5 है, यल कितना है 45 है, ठीक। इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा, इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में, इधर अगेन 2 में, हो जाएगा 800 इज इक्वल टू n, यहाँ करेंगे हो जाएगा 50। अब इधर इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 800/50 इज इक्वल टू n, तो 0 हो गया। अब 5 पंजा 5, यहाँ 16 आ गया, तो n बराबर कितना आ गया 16, यानी नंबर ऑफ टर्म इन दिस अपना पोटैटो, हाँ क्या है, अपना पोटैटो नहीं यार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नंबर ऑफ एपी इन नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी इज कितना है 16। तो इस टर्म में जो एपी का इस एपी में जो कितने टर्म है 16, तो बस हो गया। बट अभी कहाँ हुआ, अभी तो देखो डी निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, हमको पता है लास्ट टर्म मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। यल ये तुमको पता है, यल मतलब इसी को हमने यल माना, क्या माना यल, क्योंकि मान लेते हैं किसी एक एपी में, किसी एक अपना पोटैटो में n ही टर्म है, तो वही n टर्म मतलब लास्ट टर्म हो जाएगा, तो यल हो जाएगा ये। और यल की वैल्यू कितनी तुमको गिवन है 45। अब ए तुमको 5 पता है, n तुमको पता नहीं, -1 पता नहीं। अब डी, अच्छा n तो पता है ना, n तो पता हो गया। टोटल कितने हैं 16, तो यहाँ हमने लिख दिया 16। अब यहाँ से डी तुमको पता करना है, तो चलो ये हो गया 40, इधर आएगा 40 माइनस हो जाएगा, 16 में से बन गया आ गया 15, 16 में से बन गया कितना आ गया 15, यहाँ डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो है इसको इधर लेके आते हैं, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू हो गया 40/15। तो गाइज यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 40/50। अब 40 क्या है 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8/3, तो डी की वैल्यू आ गई 8/3। तो इसमें जो है हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वालिटी क्वेश्चन लगभग जो है कंप्लीट कर लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो हम लोग के इस 2 चैप्टर से जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको बताया है। तो आप लोग इसको जो है वॉच कर लीजिएगा, 10 मार्क्स जो आप अपने कंफर्म कर लीजिए इस दोनों चैप्टर को पढ़ के। बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 6 मार्क्स का आपके 6 मार्क्स का आएगा, तो उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।